जोसेफ मेंगले, आउशविट्ज के एक कुख्यात राक्षसी डॉक्टर। ये 4 गैस चैम्बरों में से एक का यही अवशेष है और गैस चेंबर के ठीक बगल में मेंगले की प्रयोगशाला थी। इस वीडियो में हम आज एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात पर चर्चा करेंगे। वह व्यक्ति जिसे मौत का फरिश्ता कहा जाता है, वो डॉक्टर था जिसे जिंदगियां बचानी थीं, पर आउशविट्ज में उसने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल क्रूरता के लिए किया। ये जोसेफ मेंगले की काली कहानी है। जोसेफ मेंगले को नाजी जर्मनी के सबसे क्रूर डॉक्टरों में से एक के रूप में पहचाने जाने से पहले वो एक पढ़ा लिखा युवक था जिसने चिकित्सा में सफल करियर का सपना देखा था। वो 16 मार्च 1912 को जन्मा था, गुंजबर्ग में, जो कि बवेरिया जर्मनी का एक शहर है। वो कार्ल और वालबुर्गा मेंगले का सबसे बड़ा बेटा था। उनका परिवार अमीर था क्योंकि उसके पिता के पास एक कंपनी थी जो खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनें बनाती थीं। बचपन में उसके कुख्यात युद्ध अपराधी बनने के कोई संकेत नहीं थे। वो एक आरामदायक घर में बड़ा हुआ, अच्छी पढ़ाई की और उसे अच्छा भविष्य पाने के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा। 1930 में उसने पढ़ाई शुरू की। वह मानवशास्त्र यानी इंसानों की उत्पत्ति और शारीरिक विशेषताओं का अध्ययन भी कर रहा था। वह म्यूनिख, वियना और बॉन की यूनिवर्सिटियों में गया, लेकिन उसकी पढ़ाई के दौरान जर्मनी भी तेजी से बदल रहा था। उस समय जर्मनी में कई लोग गरीबी, बेरोजगारी और प्रथम विश्व युद्ध में हार से नाराज और निराश थे। नाजी पार्टी ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने वादा किया कि वे जर्मनी की ताकत और सम्मान लौटाएंगे। नाजियों का मानना था कि सिर्फ उनके मुताबिक दिखने वाले जर्मन ही शासन करें। उन्होंने ये भी माना कि यहूदी, रोमा, स्लाविक लोग, विकलांग लोग और वे दूसरे समूह जो उनके मानकों में फिट नहीं बैठते थे, उन्हें वे हीन समझते थे। इसी कारण उनके अधिकार छिने, उन्हें कैद किया गया और कई मारे गए। असल में ये विश्वास बिल्कुल गलत था। कोई भी जाति दूसरी से ऊंची या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी इस सोच का समर्थन सिर्फ सैनिकों और राजनेताओं ने ही नहीं किया। डॉक्टर, वैज्ञानिक और प्रोफेसर भी थे जिन्होंने नाजी नस्लवाद को सच और वैज्ञानिक दिखाने में मदद की। उन दिनों जो विचार फैला था उनमें से एक था यूजेनिक्स। सरल शब्दों में यूजेनिक्स का कहना है कि किसी आबादी को बेहतर बनाया जा सकता है अगर यह नियंत्रित किया जाए कि कौन बच्चे पैदा कर सकता है। मजबूत और वांछनीय लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जबकि कमजोर या बीमार लोगों को रोका जाता था। यह विचार गलत और खतरनाक है। यह इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वे जानवर या पौधे हों, जिन्हें सरकार अपनी मर्जी से चुन या हटा सकती है। नाजी यूजेनिक्स पहले करने वाले नहीं थे। उनके सत्ता में आने से पहले ही कई देशों में लोग इसके समर्थक थे, लेकिन नाजी शासन ने इसे और हिंसक बना दिया। उन्होंने कानून के जरिए कुछ स्थितियों वाले लोगों की जबरन नसबंदी कराई ताकि वे बच्चे न पैदा कर सकें। अनुमानित तौर पर लगभग 4 लाख लोगों को जबरन नसबंदी का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम के तहत व्यवस्था मजबूत होने पर मेंगले नस्लीय विज्ञान में और गहराई से शामिल हुए। 1932 में वो स्टालहेल्म के युवा संगठन में शामिल हुए, जो एक राष्ट्रवादी समूह था और पूर्व सैनिकों द्वारा बनाया और समर्थित था। ये अभी नाजी पार्टी का हिस्सा नहीं था, लेकिन दोनों का मानना था कि जर्मनी को शक्तिशाली बनना चाहिए। अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल लोगों की समानता को समझने के बजाय उन्होंने नस्लों की तलाश शुरू कर दी, जिनके बारे में उनका मानना था कि वे अलग अलग होती हैं और जिन्हें वे नस्लें कहते थे। 1935 में उन्होंने मानवशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। उनका शोध विभिन्न मानव समूहों के निचले जबड़े के आकार के बारे में था। तब कुछ शोधकर्ता चेहरे, खोपड़ी, नाक और शरीर के माप से लोगों को नस्ल के आधार पर बांटने की कोशिश करते थे, लेकिन इस तरह का तरीका यह कहने के लिए मजबूत आधार नहीं है कि कोई नस्ल दूसरों से बेहतर, ज्यादा बुद्धिमान या जीने के लिए ज्यादा योग्य है। नाजी व्यवस्था ने विज्ञान की छवि का उपयोग अपनी नस्लवादी मान्यताओं के समर्थन में किया। मेडिकल ट्रेनिंग के बाद मेंगले ने फ्रैंकफर्ट के वंशानुगत जीव विज्ञान और नस्लीय स्वच्छता संस्थान में काम किया। वह प्रोफेसर ओटमार वॉन वर्शुअर के सहायक बने, जो वंशानुगतता और जुड़वां बच्चों के अध्ययन में प्रसिद्ध थे। यही मेंगले चिकित्सा से लोगों को वर्गीकृत करने की प्रणाली और करीब आ गई। ये संस्थान मेडिकल व पारिवारिक रिकॉर्ड बनाने में मदद करता था। इन रिकॉर्ड्स का उपयोग ये पता लगाने के लिए किया जाता था कि नाजी सरकार किसे यहूदी मानती है। अगर किसी को आनुवंशिक बीमारी है या आप उनकी पसंदीदा जर्मन नागरिक की श्रेणी में नहीं आते,
तो आपको बाहर कर दिया जाता था। शुरुआत में यह सिर्फ साधारण कागजी काम, जांच और रिसर्च जैसा लग सकता था, लेकिन हर नाम के पीछे एक असली इंसान था। डॉक्टर के अवांछित घोषित करने पर व्यक्ति के सभी अधिकार छिन जाते थे। तेजी से उन्हें जबरन नसबंदी कराई जा सकती थी, नौकरी से निकाल दिया जाता था या बाद में किसी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। मई 1937 में मेंगेले आधिकारिक रूप से नाजी पार्टी में शामिल हो गए। एक साल बाद वो एसएस में शामिल हुए, जो एडोल्फ हिटलर के सबसे क्रूर कार्यक्रमों को लागू करने में प्रमुख था। उस समय एसएस में शामिल होना आसान नहीं था। वे आवेदक की पृष्ठभूमि और उसकी सेहत की जांच करते थे। मेंगेले के लिए इसमें शामिल होना कोई मजबूरी नहीं था। यह निर्णय उन्होंने नाजी शासन की सत्ता के करीब आते समय लिया। यहीं से उनकी कहानी का अहम हिस्सा शुरू होता है। वह अनपढ़ नहीं था जो अचानक बुरी संगति में पड़ गया। वो एक डॉक्टर और शोधकर्ता था जिसने स्वेच्छा से एक ऐसी विचारधारा को अपनाया जिसने लोगों को योग्य और अयोग्य में बांट दिया। उसका चिकित्सा ज्ञान क्रूरता के खिलाफ सुरक्षा नहीं बना, बल्कि उसी का इस्तेमाल उसने एक खतरनाक व्यवस्था की मदद करने के लिए किया। और जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो वही व्यवस्था जोसेफ मेंगले को एक ऐसी जगह ले गई जहां उसे कोई नहीं रोक सकता था, ऑशविट्स। फिर भी जैसे जैसे उसकी नाजी व्यवस्था से जुड़ाव बढ़ता गया, जोसेफ मेंगले ने 28 जुलाई 1939 को आयरीन शॉनबाइन से शादी की। दूसरों की नजर में उसकी जिंदगी बहुत अच्छी थी। वो एक अमीर परिवार से था, डॉक्टर था, उसकी पत्नी थी और उसका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसी के साथ वह उस संगठन के और करीब आता गया जो मानता था कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा जीने के हकदार हैं। यहां तक कि एसएस के सदस्यों की शादी भी उनके नस्लवादी नियमों के तहत नियंत्रित थी। प्रेमी जोड़ों को यह साबित करना पड़ता था कि वे तथाकथित आर्यवंश के मानदंडों पर खरे उतरते हैं। उनके परिवार और मूल की जांच होती थी, क्योंकि एसएस अपने सदस्यों के बच्चों तक को नियंत्रित करना चाहता था। यह बताता है कि नाजी शासन नस्लीय शुद्धता में कितना विश्वास करता था। वो सिर्फ सरकार और सेना को ही नियंत्रित नहीं करता था, ये शादी, परिवार और संतान पैदा करने के मामलों में भी दखल देता था। ज्यादा समय नहीं बीता और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। 1940 के अंत के आसपास मेंगेले स्वेच्छा से वाफेन एसएस में शामिल हो गया। यह एसएस का सशस्त्र हिस्सा था जो जर्मन सेना के साथ लड़ता था। सबसे पहले उसने एसएस डिवीजन वाइकिंग में मेडिकल ऑफिसर के रूप में सेवा दी, लेकिन यह समूह कोई साधारण सैन्य इकाई नहीं थी। जब नाजी जर्मनी सोवियत संघ पर आगे बढ़ रहा था, एसएस की कुछ इकाइयां यहूदी नागरिकों और अन्य लोगों की हत्या में भी शामिल थीं, जिन्हें वे अपना दुश्मन मानते थे। युद्ध के मैदान में डॉक्टर मेंगेले सैनिकों के घावों का इलाज करते थे। वो पूर्वी मोर्चे पर तैनात थे, जहां लड़ाई बेहद भीषण थी और हालात बेहद कठिन थे। उसकी सेवा के लिए उसे आयरन क्रॉस द्वितीय श्रेणी और आयरन क्रॉस प्रथम श्रेणी से सम्मानित किया गया। यह एक सैन्य पुरस्कार है जो जर्मनी द्वारा उन सैनिकों को दिया जाता है जिन्हें युद्ध में बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, अपने साथी सैनिकों को बचाने में उसकी कुशलता का मतलब ये नहीं है कि वो हर जीवन का सम्मान करता था। मेंगेले के लिए कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें बचाना चाहिए और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वो सिर्फ एक वस्तु की तरह मान सकता था। 1942 में वो ईस्टर्न फ्रंट पर बुरी तरह घायल हो गया था। इसी वजह से उसे फिर से सक्रिय लड़ाई में लौटने की अनुमति नहीं दी गई। अपनी सेवा समाप्त करने के बजाय उसे दूसरी जिम्मेदारी में लगा दिया गया। वो जर्मनी लौटा और फिर उन्हीं अधिकारियों के साथ काम करने लगा जो नस्ल, परिवार और जनसंख्या स्थानांतरण का प्रबंधन करते थे। यह उसकी जिंदगी के दोनों हिस्से फिर जुड़ गए। डॉक्टर होने के साथ उसे नाजी नस्लीय सिद्धांत में भी गहरी आस्था थी। इसके बाद उसे एक असाइनमेंट मिला जिससे उसके पास उन लोगों पर लगभग असीमित शक्ति आ गई जो मना नहीं कर सकते थे। मई 1944 में उसने ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप, जर्मन अधिकृत पोलैंड में काम शुरू किया। उसे ऑशविट्स बिर्केनाउ में तथाकथित रोमा पारिवारिक शिविर का डॉक्टर नियुक्त किया गया। बाद में बिर्केनाउ में उसकी मेडिकल जिम्मेदारियां और भी बढ़ गईं। ऑशविट्स कोई साधारण जेल नहीं था। यह एक बड़ा कैंप कॉम्प्लेक्स था जिसे कैद करने, जबरन मजदूरी कराने और बड़े पैमाने पर हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। वहां 1 मिलियन से अधिक यहूदी लोगों की हत्या की गई,
साथ ही कई रोमा, पोलिश कैदी, सोवियत युद्धबंदी और नाजी उत्पीड़न के अन्य पीड़ित भी मारे गए। हर दिन ट्रेनों में भरकर लोगों को जबरन यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लाया जाता था। उनके उतरते ही नए आए लोगों को तुरंत अलग कर दिया जाता था। एसएस के डॉक्टर जल्दी देखते थे। जो मजबूत दिखते उन्हें जबरन मजदूरी के लिए भेजते थे। बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे जो काम नहीं कर सकते थे उन्हें मारने भेजा जाता था। इसे चयन कहते थे। पूरा मेडिकल परीक्षण नहीं किया जाता था। हर व्यक्ति को सिर्फ कुछ सेकंड ही दिए जाते थे। डॉक्टर की एक नजर या हाथ का साधारण इशारा ही तय कर सकता था कि कौन अस्थायी रूप से जीवित रहेगा और कौन तुरंत मारा जाएगा। मेंगेले उन डॉक्टरों में से एक था जो यह करता था। वह आउशविट्स में अकेला डॉक्टर नहीं था और ना ही उसने चयन प्रणाली बनाई थी, लेकिन वो इसलिए मशहूर हो गया क्योंकि वो अक्सर उस रैंप पर जाता था जहां नए आने वालों को उतारा जाता था। उसकी अपनी वजहें भी थीं कि वो चयन प्रक्रिया में क्यों दिलचस्पी रखता था। यहां दूसरे डॉक्टर उन लोगों को चुन रहे थे जिन्हें जबरन मजदूरी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं मेंगेले ऐसे कैदियों की तलाश करता था जिन्हें वो अपने शोध के लिए इस्तेमाल कर सके। उसे जुड़वा बच्चों में दिलचस्पी थी। वह जानना चाहता था कि इंसानों की कौन सी विशेषताएं आनुवंशिक हैं और कौन सी पर्यावरण से। जुड़वा बच्चों के अध्ययन में दो बच्चों के शरीर और प्रतिक्रियाओं की तुलना की जाती है जिनका आनुवंशिक आधार लगभग समान होता है। सामान्य मेडिकल रिसर्च में मरीज की अनुमति जरूरी होती है, खतरे को समझाना पड़ता है, उसकी सेहत की सुरक्षा करनी होती है और जब भी उसे नुकसान पहुंचने का खतरा हो तो प्रक्रिया रोक देनी चाहिए। आउशविट्स में सुरक्षा उपाय लागू नहीं थे। बच्चे इसमें स्वेच्छा से शामिल नहीं थे, ना ही समझते थे कि क्या होगा और मना भी नहीं कर सकते थे। मेंगेले और उनके साथियों के लिए वे मरीज नहीं थे जिन्हें देखभाल की जरूरत हो। वे सिर्फ ऐसे शरीर थे जिन्हें मापा जा सकता था, उन पर प्रयोग किया जा सकता था और तुलना की जा सकती थी। जुड़वा बच्चों के साथ वह असामान्य शारीरिक बनावट वाले लोगों को भी ढूंढवाते थे। इसमें वे लोग शामिल थे जिन्हें बौना रोग था, वे बच्चे जिनकी आंखों का रंग अलग अलग था और वे लोग जिनमें ऐसी स्थितियां थीं जिनका वो अध्ययन करना चाहता था। आगमन रैंप पर जुड़वा बच्चों को अक्सर तुरंत परिवार से अलग कर दिया जाता था। कुछ माता पिता को लगा कि उनके बच्चे इसलिए बच गए क्योंकि वे उन समूहों में नहीं थे जिन्हें सीधे मारने भेजा गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ बच्चों को अलग पीड़ा के लिए चुना गया है और अलग बैरकों में रखा जाता था। उनका नाम, उम्र, मूल, चिकित्सा इतिहास, बालों का रंग, आंखों का रंग, कद, वजन और शरीर के विभिन्न माप लिए जाते थे। मेंगेले ने सब कुछ किया ताकि उसका काम एक वैध वैज्ञानिक शोध जैसा लगे। फॉर्म, रिकॉर्ड, तस्वीरें, ब्लड टेस्ट, एक्सरे और शरीर की विस्तृत तुलना होती थी। लेकिन रिकॉर्ड और मेडिकल उपकरण होने का मतलब ये नहीं है कि वो असली चिकित्सा थी। असली डॉक्टर ज्ञान का उपयोग मरीज की रक्षा में करते हैं, जबकि आउशविट्स में विज्ञान का इस्तेमाल अत्याचार छुपाने को हुआ। कुछ बच्चों के लिए मेंगेले का व्यवहार और ज्यादा भ्रमित था। कुछ बच्चे लोगों ने बताया कि वो कभी-कभी बहुत शांत बात करता था और कभी-कभी कैंडी भी देता था। वो ये भी सुनिश्चित करता था कि जिन बच्चों की उसे रिसर्च के लिए जरूरत है वे जिंदा और पर्याप्त रूप से स्वस्थ रहें। लेकिन ये असली दयालुता नहीं थी। वो बच्चों को सिर्फ तब तक जिंदा रखता था जब तक वे उसके अध्ययन के लिए उपयोगी थे। जो आदमी मुस्कुरा रहा है या कैंडी दे रहा है वही दर्दनाक प्रक्रिया का आदेश दे सकता है या तय कर सकता है कि अब किसी बच्चे की जरूरत नहीं। इसी कारण उसके शिकार बने बच्चों के लिए यह समझना मुश्किल था। वो खुद को देखभाल करने वाले डॉक्टर जैसा दिखाता था, लेकिन उसकी शांत आवाज के पीछे वो उन्हें सच में किस नजर से देखता था ये साफ था। वे ऐसे बच्चे नहीं थे जिन्हें बचाया जाना चाहिए था। उसके लिए वे सिर्फ एक प्रयोग का हिस्सा थे। आउशविट्ज में यह सच नहीं था। योसेफ मेंगेले का काम इलाज नहीं था, उसकी प्रक्रियाएं छद्म विज्ञान का हिस्सा थीं। इसका मतलब है कि इसमें मेडिकल शब्द, लैब, रिकॉर्ड्स और उपकरणों का इस्तेमाल होता था, लेकिन यह विज्ञान के सही तरीके नहीं अपनाता था। पीड़ितों से कोई अनुमति नहीं ली जाती थी, उनकी सुरक्षा के लिए कोई संरक्षण नहीं था और कैदियों को इनकार करने का कोई अधिकार नहीं था। उसके कई पीड़ित यहूदी और रोमा बच्चे थे। अक्सर उनसे बहुत सारा खून लिया जाता था, बार बार उनकी माप ली जाती थी, एक्सरे किया जाता था और अलग अलग पदार्थ इंजेक्ट किए जाते थे।
कुछ बच्चों को दर्दनाक और अनावश्यक ऑपरेशनों से गुजरना पड़ा। कुछ बच्चों की आंखों में भी पदार्थ डाले जाते थे ताकि उनकी आंखों के रंग का अध्ययन किया जा सके। इससे गंभीर सूजन, आंखों को नुकसान, अंधापन और कुछ मामलों में मौत हो गई। वो अक्सर जुड़वा बच्चों का इस्तेमाल करता था क्योंकि वो उनके शरीर की तुलना करना चाहता था। उदाहरण के लिए दोनों का खून लिया जा सकता था और मापा जा सकता था। कुछ मामलों में प्रत्येक पर अलग प्रक्रिया की जाती थी ताकि उनकी प्रतिक्रिया देखी जा सके। कई बार जब एक की मौत होती थी या परीक्षण पूरा होता था तो उसके जुड़वा भाई को भी मार दिया जाता था ताकि पोस्टमार्टम के बाद दोनों शरीरों की तुलना हो सके। ये बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि नाजियों के नस्ल और वंश संबंधी झूठे विश्वास का समर्थन देने के लिए था। मेंगेले अपने करियर में मदद के लिए रिसर्च करना चाहता था और उम्मीद थी कि इन नतीजों का इस्तेमाल कर सकेगा युद्ध के बाद प्रोफेसर और प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनने के लिए। यही सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है कि उसे सिर्फ एक पागल डॉक्टर कहना पर्याप्त नहीं है। वह किसी गुप्त कमरे में अकेले काम नहीं कर रहा था। उसके काम का संबंध जर्मनी के प्रसिद्ध शोधकर्ताओं और संस्थानों से था। वह खून, अंग और अन्य मानव नमूने अपने साथियों को आगे के अध्ययन के लिए भेजता था। इसका मतलब है कि उसके अपराध केवल उसकी व्यक्तिगत क्रूरता का परिणाम नहीं थे। वह एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा था जहां पढ़े लिखे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने अपना ज्ञान नाजी सरकार को दिया। मेंगेले के पास कैंप में अपनी खुद की प्रयोगशालाएं और स्टाफ था। उसकी मदद करने वालों में से कई कैदी डॉक्टर, नर्स और मेडिकल वर्कर थे। उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनकी जानकारी चाहिए थी, लेकिन उनके पास असली आजादी नहीं थी। उन्हें आज्ञा माननी पड़ती थी क्योंकि मना करने पर वे तुरंत खतरे में पड़ सकते थे। कुछ ने नियमों की रक्षा करने की कोशिश की छोटे छोटे तरीकों से, जैसे जानकारी छुपाना, प्रक्रिया को धीमा करना या बीमारों की मदद करना, लेकिन एसएस की निगरानी में वे बहुत सीमित ही कर सकते थे। सभी लोग जो इन प्रयोगों से बच गए वे भी युद्ध के बाद तुरंत ठीक नहीं हुए। कई लोगों को दीर्घकालिक बीमारियां, शारीरिक चोटें, देखने में समस्या और मानसिक आघात हुआ। कई लोगों को नहीं पता चला कि उनके शरीर में क्या इंजेक्ट किया गया क्योंकि रिकॉर्ड्स खो या नष्ट हो गए थे। इस बीच मेंगेले अपने नियमित काम कैंप डॉक्टर के रूप में लगातार करते रहे। जब कोई कैदी बहुत कमजोर, बीमार या काम में असमर्थ होता तो उसे नई चयन प्रक्रिया में लिया जा सकता था। नाजी सिस्टम के लिए उन्हें ऐसे मरीजों के रूप में नहीं देखा जाता था जिन्हें इलाज की जरूरत है। उन्हें बेकार समझा जाता था। यहीं से कुछ कैदियों ने उन्हें मौत का फरिश्ता कहना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि केवल वही चयन करते थे। करीब 50 डॉक्टरों ने आउशविट्स में सेवा दी थी और उनमें से कई इस प्रक्रिया में भी शामिल थे। मेंगेले अक्सर आगमन प्लेटफॉर्म और बैरकों में दिखते थे, इसलिए उनकी शक्ल कई बचे लोगों को याद थी। उनकी कई मशहूर कहानियां बार बार किताबों और डॉक्यूमेंट्री में आई हैं। इनके पास ठोस सबूत नहीं हैं। कुछ दावे हैं कि उन्होंने बड़ी सामूहिक हत्याएं खुद योजना बनाकर की थीं। एसएस गार्ड से उनके व्यक्तिगत संबंध और विस्तार से बताई गई यातना की कहानियां साबित करना मुश्किल है। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ दस्तावेजों में दर्ज चीजों पर टिकें और बिना पुष्टि वाली कहानियां हटाएं। उसके साबित अपराध उसकी जिम्मेदारी की गंभीरता दिखाने को पर्याप्त हैं। उसने खुद अपने शिकार चुने और बच्चों को जबरन परीक्षण में शामिल किया। उसने खतरनाक प्रक्रियाओं का आदेश दिया और कुछ पीड़ितों को मरने के बाद शरीर की जांच के लिए मार डाला। उसने ये सब तब किया जब उसे पता था कि कैदी मना नहीं कर सकते। युद्ध बढ़ने पर जर्मनी का नियंत्रण भी कम होता गया। 1944 में सोवियत लाल सेना पूर्व से तेजी से आगे बढ़ रही थी। नाजी जर्मनी को अब पश्चिम से मित्र सेनाओं ने घेर लिया था और आउशविट्स के अधिकारियों को दुश्मन के करीब होने का पता था। उन्होंने अपने अपराधों के दस्तावेज और सबूत नष्ट करना शुरू कर दिया। सामूहिक हत्या के लिए इस्तेमाल की गई कुछ इमारतों को भी गिरा दिया गया। उन्होंने कई कैदियों को अन्य अंदरूनी शिविरों में भेजा। 17 जनवरी 1945 को आउशविट्स का बड़ा निकासी अभियान शुरू हुआ। हजारों ऐसे कैदियों को जो चल सकते थे कड़ाके की ठंड में जबरन शिविर से बाहर निकाला गया। इन मार्चों को मृत्यु मार्च कहा गया क्योंकि कई कैदी थकावट, भूख, ठंड, बीमारी या गार्डों द्वारा गोली मारे जाने से मर गए। एसएस कर्मियों के भागने के साथ ही मेंगेले भी आउशविट्स से भाग गया। वह अपने कुछ रिकॉर्ड्स भी साथ ले गया।
लेकिन उसके शोध से जुड़े कई दस्तावेज या तो खो गए, नष्ट हो गए या फिर कभी दोबारा नहीं मिले। आउशविट्स से वह ग्रॉस रोजेन कंसंट्रेशन कैंप और उसके सब कैंपों में गया। वहां उसने एसएस डॉक्टर के रूप में काम जारी रखा जब नाजी जर्मनी का पतन करीब था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत सैनिक आउशविट्स में दाखिल हुए। वहां उन्हें हजारों ऐसे कैदी मिले जो इतने कमजोर या बीमार थे कि निकासी में साथ नहीं ले जाए जा सके। बचने वालों में कुछ बच्चे जुड़वां भी थे जिन पर मेंगेले ने प्रयोग किए थे, लेकिन मेंगेले वहां नहीं था। युद्ध के आखिरी दिनों में उसने अपने एसएस सदस्य होने के सभी निशान हटा दिए थे। उसने जर्मन सेना की वर्दी पहनकर एक सैन्य इकाई में शामिल हो गया। युद्ध खत्म होने पर उनका समूह अमेरिकी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर गया। मेंगेले युद्धबंदी बन गया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों को यह नहीं पता था कि उनके पास आउशविट्स के सबसे कुख्यात डॉक्टरों में से एक है। उसने खुद को साधारण जर्मन सेना अधिकारी बताया। उसका एसएस से संबंध तुरंत पता नहीं चला। एसएस के कई सदस्यों के ब्लड ग्रुप टैटू होते थे, लेकिन मेंगेले के पास ऐसा टैटू नहीं था। इसी कारण उसे संगठन का सदस्य तुरंत नहीं माना गया। उस समय मित्र देशों के कार्यालयों में रिकॉर्ड साझा करना भी ठीक से नहीं हो रहा था। उसका नाम पहले से वांछित युद्ध अपराधियों में था, पर उसे हिरासत में मौजूद व्यक्ति से नहीं जोड़ा जा सका। अगस्त 1945 की शुरुआत में उसे अमेरिकी सेना ने रिहा कर दिया। कुछ महीनों तक वो जवाबदेही से इसलिए बचा रहा, इसलिए नहीं कि उसकी बेगुनाही साबित हो गई थी, बल्कि इसलिए कि उसे पहचाना नहीं गया था। 1945 के अंत से लेकर 1949 के वसंत तक वह दूसरे नाम से छुपा रहा। उसने बवेरिया में रोसेनहाइम के पास एक खेत मजदूर के रूप में काम किया। उसका काम साधारण था और उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन वह चुपचाप अपने परिवार से संपर्क में था। उसके भागने में मेंगेले परिवार के पैसे और संबंधों ने बहुत मदद की। जब जांचकर्ताओं ने तलाश शुरू की तो उसके परिवार ने कहा कि वो मर चुका है। कुछ समय तक अधिकारियों ने इस बात पर विश्वास भी किया। बचे हुए लोग अपनी जिंदगी फिर से संवारने की कोशिश कर रहे थे। जो इन प्रयोगों और इतनी सारी मौतों के लिए जिम्मेदार था, वो अपने अपराधों की जगह से सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर दूर ही रह रहा था। लेकिन मेंगेले जानता था कि जर्मनी में रहते हुए वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जैसे जैसे बचे हुए लोगों की गवाही बढ़ती गई, जांचकर्ताओं के लिए आउशविट्स में उसका रोल और भी साफ होता गया। इसलिए जुलाई 1949 में अपने परिवार के पैसे और एक नई झूठी पहचान का इस्तेमाल करते हुए उसने यूरोप छोड़ दिया। उसकी अगली मंजिल अर्जेंटीना थी। वहीं से उसकी भागने की लंबी कहानी शुरू होगी, एक तलाश जो कई दशकों तक चलेगी, लेकिन कभी भी उसे मुकदमे तक नहीं ले जाएगी। जैसे जैसे बचे हुए लोगों की गवाही सामने आई, जोसेफ मेंगले को सबसे ज्यादा वांछित नाजी युद्ध अपराधियों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा। उसे पता था कि जर्मनी रहना खतरनाक है। 1949 में वह कुछ पूर्व नाजियों के एक गुप्त भागने के नेटवर्क की मदद से यूरोप से भाग गया। वो इटली पहुंचा और हेलमुट ग्रेगर के नाम से यात्रा दस्तावेज हासिल किए। जेनुआ से वो एक जहाज पर सवार होकर अर्जेंटीना गया और 22 जून 1949 को ब्यूनस आयर्स पहुंचा। ये सही नहीं है कि राष्ट्रपति जुआन पेरोन ने उन्हें अपने महल में रखा था, लेकिन ये सच है कि उस समय अर्जेंटीना कई भाग रहे नाजियों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया था, जहां कई अधिकारी, व्यापारी और पूर्व नाजी समर्थक उन्हें नौकरी, घर और नई पहचान दिलाने में मदद करते थे। अर्जेंटीना में मेंगेले ने काम किया, जर्मन समुदाय से संपर्क बनाए रखा और जर्मनी में अपने अमीर परिवार से लगातार पैसे प्राप्त करता रहा। वो कभी डरे हुए भगोड़े की तरह नहीं रहा। समय के साथ वो और भी निश्चिंत होता गया। उसकी पहली पत्नी इरीन से उसका तलाक हो गया। 1956 में उसने अपने भाई की विधवा मार्टा से शादी की, लेकिन अर्जेंटीना में उनका साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चला। मेंगेले इतना आत्मविश्वासी हो गया था कि उसने अपना नकली नाम छोड़ दिया और फिर से अपनी असली पहचान का इस्तेमाल करने लगा। वो जोसेफ मेंगेले के नाम से अर्जेंटीना के दस्तावेज भी ले सका। इसका मतलब है कि कुछ समय तक वह ब्यूनस आयर्स में खुलेआम रह रहा था, जबकि उसकी पीड़िताएं न्याय का इंतजार कर रही थीं। लेकिन सर्वाइवर और नाजियों का पीछा करने वाले उसे ढूंढने की कोशिश में कभी नहीं रुके। उनमें से एक थे हरमन लैंगबिन, जो आउशविट्स के सर्वाइवर थे और जिन्होंने पश्चिम जर्मन सरकार पर दबाव डाला। 1959 में
पश्चिम जर्मनी ने मेंगेले के खिलाफ वारंट जारी कर अर्जेंटीना से उसकी वापसी की मांग की। गिरफ्तार होने से पहले उसे चेतावनी मिल गई और वह पराग्वे भाग गया। वहां उसे नागरिकता भी मिल गई, जिससे उसे अतिरिक्त सुरक्षा मिली। मई 1960 में इजरायली एजेंटों ने अर्जेंटीना में एडोल्फ आइकमैन, एक और उच्च पदस्थ नाजी अधिकारी को पकड़ लिया। ये मेंगेले के लिए एक बड़ी चेतावनी थी। इसी कारण वह और छुप गया, ब्राजील गया, फिर नकली नामों से साओ पाउलो के पास फार्मों और दूर दराज घरों में रहा। उसकी मदद कुछ जर्मन और हंगेरियन प्रवासियों ने की, जिनमें वुल्फ्राम और लिसेलोटे बोसर्ट दंपत्ति भी थे। मेंगेले परिवार से पैसे लेकर उन्होंने उसे रहने और सुरक्षा दी, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुनिया सिमट गई और वो आजादी से घूम नहीं सकता था। वो हमेशा डरता था कि कोई उसे पहचान न ले या उसकी मुखबिरी न कर दे। उसे सेहत की समस्याएं हुईं और वो चिड़चिड़ा हो गया और उसके साथ निभाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने कभी पछतावा नहीं किया। उसके पत्रों और उसके साथ रहे लोगों की गवाही के अनुसार वो लगातार अपनी सफाई देता रहा। उसका मानना था कि वह उन लोगों का शिकार है जो उसका पीछा कर रहे थे। इस बीच पश्चिम जर्मन अधिकारी, इजरायली जांचकर्ता और नाजी शिकारी उसकी तलाश में लगे रहे। उन्हें कई बार गलत, पुरानी या देर से जानकारी मिलती थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसे पैराग्वे, ब्राजील, चिली व दक्षिण अमेरिका के अन्य जगहों पर देखा गया। वह बार बार नाम और ठिकाना बदलता था, इसलिए पता लगाना मुश्किल था कि वह कहां है। उसकी भागने में मदद कुछ सरकारों की धीमी कार्रवाई, रिकॉर्ड साझा करने की कमी और कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर उसकी रक्षा करने से भी मिली। यह भी सच नहीं है कि 1964 में उसके खिलाफ पूरी तरह से आपराधिक मुकदमा चला था। मेंगेले कभी भी अदालत में पेश नहीं हुआ। 1976 में उसे स्ट्रोक आया, उसका शरीर कमजोर हो गया और वह उन लोगों पर और ज्यादा निर्भर हो गया जो उसे छुपा रहे थे। 7 फरवरी 1979 को वो ब्राजील के बर्तियोगा में एक समुद्र तट पर गया। तैराकी करते समय उसे फिर से स्ट्रोक आया और वह डूब गया। उस समय उसकी उम्र 67 साल थी। उसे झूठे नाम वुल्फगैंग गेरहार्ड के तहत दफनाया गया। इसी वजह से अधिकारी उसे तब भी खोजते रहे जब वह मर चुका था। 1985 में पश्चिम जर्मन जांचकर्ताओं को कुछ पत्र और दस्तावेज मिले जो मेंगेले परिवार को उन लोगों से जोड़ते थे जिन्होंने ब्राजील में उसे छुपाया था। वुल्फगैंग गेरहार्ड की कब्र खोली गई। अंतर्राष्ट्रीय फॉरेंसिक टीम ने हड्डियों, डेंटल रिकॉर्ड्स, कद, उम्र और पुराने शारीरिक घावों की जांच की। पता चला कि ये सब मेंगेले से मेल खाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग शक करते रहे। इसलिए 1992 में वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण का इस्तेमाल किया। उन्होंने हड्डियों के डीएनए की तुलना मेंगेले के रिश्तेदारों के डीएनए से की और नतीजों से पुष्टि हुई कि शव जोसेफ मेंगेले का था। आखिरकार सच्चाई साफ हो गई। उसकी मौत 1969 में हुई थी। उसे कभी पकड़ा नहीं गया, वो कभी जेल नहीं गया, वो कभी भी बचे हुए लोगों के सामने नहीं आया और उसे कभी अदालत में सजा नहीं मिली। उसकी मौत कभी इंसाफ नहीं थी। वो कई साल तक जवाबदेही से बचने के बाद आजाद ही मरा। उसका भागना सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो छुपने में माहिर था। उसकी मदद नकली दस्तावेजों, उसके परिवार के पैसों, समर्थकों और अधिकारियों की धीमी कार्रवाई ने भी की। लेकिन भले ही वो अदालत से बच निकला, वो सच्चाई को नहीं मिटा सका। दस्तावेज रह गए, पीड़ितों के नाम रह गए और सबसे बढ़कर बचे हुए लोगों की गवाही रह गई। जिन लोगों को उसने अपने प्रयोगों का विषय समझा, वही उसके खिलाफ सबसे मजबूत गवाह बन गए। और यही चीज थी जिससे वो कभी नहीं बच सका।